हेलो स्टूडेंट, बाल मंदिर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने रुधिर वर्ग के बारे में पढ़ा था, एबीओ तंत्र के बारे में पढ़ा था। और एबीओ तंत्र होता है, उसमें 4 प्रकार के रुधिर समूह उपस्थित होते हैं, ए बी और ओ। इन चारों प्रकार के रुधिर समूह के बारे में हमने पहले की क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम इस क्लास में देखेंगे कि रुधिर वर्ग होते हैं, उनकी वंशागति किस प्रकार से होती है। एक वैज्ञानिक है, उसका आपको नाम ध्यान रखना है, बर्नस्टीन ने 1924 में बताया कि 1924 में बताया कि रुधिर वर्गों की वंशागति मेंडल के नियमानुसार होते हैं। वर्गों की वंशागति होगी वह किस नियमों के अनुसार होती हैं? वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार होती हैं। मेंडल के नियमानुसार होती हैं, नियम के अनुसार होती हैं, यानी नियमानुसार होती हैं, नियम के अनुसार होती हैं। तो रुधिर वर्गों की वंशागति होगी वो किसके अनुसार होती हैं? मेंडल के नियमों के अनुसार होती हैं। ये जेनेटिक्स का टॉपिक है, इसी के साथ में दिया हुआ आपको ध्यान रखना है। तो ये आप ध्यान देंगे कि जो मेंडल है उसके नियमों के अनुसार यह वंशागति होती है। और आप ध्यान देंगे कि रुधिर वर्ग होता है, रुधिर वर्गों का निर्धारण एक जीन द्वारा होता है। रुधिर वर्गों का निर्धारण होगा, वह वर्गों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो एक जीन द्वारा होता है। रुधिर वर्गों का निर्धारण एक जीन, जिसे हम आई जीन कहते हैं। कौन से जीन के द्वारा? आई जीन के द्वारा होता है। आपकी किताब में अल्फा जीन लिखा हो, बात वही है, ये आपको ध्यान रखना, आई जीन द्वारा होता है। तो रुधिर वर्गों का निर्धारण होगा वो एक आई जीन द्वारा होता है। यह एक, आप ध्यान देंगे, यह एक बहुविकल्पी एलील्स है। यह आप ध्यान देंगे बहुविकल्पी जीन्स है। किस प्रकार का जीन्स है? बहुविकल्पी या मल्टीपल एलील्स जीन है। तो बहुविकल्पी जीन्स है, यानी इसके एक से अधिक विकल्प होते हैं। 3 विकल्प इसके उपस्थित होते हैं, IA और IB और I0। इसमें से IA होता है और IB होता है, ये समान रूप से प्रभावी होता है, जबकि I0 होता है यह दोनों से अप्रभावी होता है। तो यह इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, बहुविकल्पी जीन है। आप ध्यान दीजिए, रुधिर वर्ग A और रुधिर वर्ग B और AB होता है। इनमें आप ध्यान देंगे कि रुधिर वर्ग होता है A और रुधिर वर्ग A, और रुधिर वर्ग A होगा तो उस रुधिर वर्ग A में एंटीजन कौन सा उपस्थित होता है? एंटीजन A उपस्थित होता है। एंटीजन A के विकास के लिए कौन से जीन की आवश्यकता होती है? एंटीजन A उपस्थित होगा। एंटीजन A के विकास के लिए हमें किस जीन की आवश्यकता होती है? तो विकास के लिए हमें कौन से जीन की आवश्यकता होगी? IA जीन की आवश्यकता होती है, तो IA जीन आवश्यक होगा। इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे कि जो रुधिर वर्ग है वह B है, तो रुधिर वर्ग B होगा तो उसमें जो है वह एंटीजन के विकास के लिए, यानी एंटीजन कौन सा होगा? B, और एंटीजन B होता है, उस एंटीजन B के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो आप ध्यान देंगे विकास के लिए IB जीन की आवश्यकता होती है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन जो एंटीजन बनते हैं उसके लिए किस जीन की आवश्यकता? IB जीन की। इसी प्रकार से रुधिर वर्ग O है, तो रुधिर वर्ग O होगा तो उसमें एंटीजन के विकास के लिए, रुधिर वर्ग O होगा उसमें एंटीजन के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आप ध्यान देंगे I0 जीन, यानी इसमें कोई जीन उपस्थित I0 जीन होता है, यह हमें ध्यान रखना, अप्रभावी जीन उपस्थित होता है। तो ये 3 प्रकार के जीनों के विकास के लिए हमें इस प्रकार के जीन की आवश्यकता होती है। अब देखो, ए रुधिर समूह है वो किस किस परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकता है? 2 प्रकार की परिस्थितियों में। आप ध्यान देंगे IA यानी समयुग्मजी प्रकार का हो सकता है, या आप ध्यान देंगे विषम युग्मजी प्रकार का हो सकता है, दोनों परिस्थितियों में हो सकता है। इसी प्रकार से जो B रुधिर समूह वो भी समयुग्मजी परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकता है, या कौन सी? विषम युग्मजी परिवर्तन, यानी IB ये हमें ध्यान रखना है, या IB और I0 इस प्रकार से, क्योंकि प्रभावी जीन होते हैं। ध्यान रखना है, मेंडल के नियमों के अनुसार प्रभावी जीन होता है वह समयुग्मजी और असमयुग्मजी दोनों प्रकार की परिस्थिति
परिस्थितियों में यानी होमोगैमस और हेट्रोगैमस दोनों प्रकार की परिस्थितियों के अंदर उत्पन्न होते हैं। जबकि जो अप्रभावी होते हैं यानी ये आई जीन है वो किस प्रकार का अप्रभावी है, जबकि ये दोनों किस प्रकार के समान रूप से प्रभावी है। यह केवल किस स्थिति में प्रकट होगा, जब समयुग्मजीय स्थिति में उत्पन्न होता है, समयुग्मजीय स्थिति में होता है। तो इस प्रकार से ये रुधिर वर्ग होते हैं, उनके हम ज्ञात कर सकते हैं कि रुधिर वर्ग उनकी वंशागति किस प्रकार से होती है। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। अब देखिए रुधिर वर्ग को हम ए बी छोड़ दिया, ए बी में आप क्या ध्यान देंगे, ए बी में आप देखेंगे तो ए बी होगा, उसमें एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित होंगे। एंटीजन ए भी होगा और साथ में कौन सा एंटीजन बी होगा। तो इसके लिए कौन से जीन की आवश्यकता होती है, आई ए जीन की भी और आई बी जीन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है, दोनों प्रकार के जीन की आवश्यकता होती है। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है किसके बारे में, इस रुधिर समूह ए बी के बारे में। तो ये कुल मिलाकर के 4 प्रकार के रुधिर समूह जिनके विकास के लिए हमें आई जीन की आवश्यकता होती है, जो कि बहुविकल्पी प्रकार का जीन है, जिसके विकल्प इस प्रकार से है। और उसमें आप देखेंगे कि आई ए और आई बी दोनों समान रूप से प्रभावी होते हैं। तो ए बी रुधिर समूह का सप्रभाविता का उदाहरण होता है, हम पढ़ेंगे तब सप्रभाविता का उदाहरण में ए बी, क्योंकि दोनों समान रूप से प्रभावी होते हैं और दोनों के लक्षण प्रकट होते हैं तो सप्रभावी हो जाएगा। और यहाँ आप ध्यान देंगे तो दोनों समान रूप से क्या है, प्रभावी है। तो समान रूप से प्रभावी है, यह हमें ध्यान रखना है। जबकि I0 जीन होता है वह कैसा होता है, अप्रभावी होता है। अब देखिए हम इस आधार पर क्या कर सकते हैं, व्यक्तियों में रुधिर समूह संतानों में किस प्रकार से होगा। माता में रुधिर समूह ए है, पिता में बी है, या माता में किस प्रकार का, पिता में किस प्रकार का, और अगली उत्पन्न होने वाली संतति होगी उसमें किस प्रकार का रुधिर समूह होगा। तो ये ज्ञात कर सकते हैं। तो एक मैं पहले आपको सवाल से समझा देता हूँ कि जैसे मैंने एक सवाल लिखा, माता का रुधिर समूह, माता का रुधिर समूह है वह आपको ध्यान रखना है ए है, माता का रुधिर समूह ए है, तथा पिता का रुधिर समूह बी है। पिता का रुधिर समूह क्या है, पिता का रुधिर समूह बी है। रुधिर समूह कौन सा है, बी है। पिता का रुधिर समूह कौन सा है, तो पिता का रुधिर समूह बी है। तो संतानों में कौन सा रुधिर समूह हो सकते हैं, कौन से रुधिर समूह संभावित रूप से हो सकते हैं, कौन से रुधिर समूह हो सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, संतानों में कौन से रुधिर समूह हो सकते हैं। एक सवाल है, उसको आप अटेंड करके और आसानी से समझ सकते हैं। देखो ध्यान दें, माता में कौन सा रुधिर समूह है, माता के अंदर रुधिर समूह वो कौन सा, ए है। यानी ए रुधिर समूह होगा वो किस परिस्थितियों में प्रकट होगा, या तो समयुग्मजीय स्थिति में या कौन सी विषम युग्मजीय स्थिति में प्रकट होता है। अब देखो अधिकतम जो संभावना है संतान में होगी वो किस में होगी, विषम युग्मजीय में अधिकतम संभावना होगी। तो हम विषम युग्मजीय लेकर के अध्ययन करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे I0 IG ये हो गया किसका, तो आपको ध्यान रखना है जीन प्रारूप हो गया माता का, यानी माता का जीन प्रारूप ये हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे पिता का जीन प्रारूप कौन सा होता है, तो आई यानी रुधिर समूह बी है, आई बी अधिकतम संभावना है विषम युग्मजीय में, तो विषम युग्मजीय हमने ले लिया। अब उसके बाद में क्या बनेंगे, इससे युग्मकों का निर्माण होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। जब जनन होता है तो उस समय क्या होगा, युग्मक बनेंगे, और युग्मक होंगे उसमें आधे गुणसूत्र होते हैं, वह एक आप ध्यान देंगे और आधे गुणसूत्र दूसरे में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है कि युग्मकों का पृथक्करण हो जाएगा और युग्मक अलग अलग हो जाएंगे। अब उसके बाद में युग्मक बनने के बाद में नेक्स्ट जो संतान बनती है उस संतान में संभावनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो एक संभावना ये सकती है कि IA IB, तो ये रुधिर समूह कौन सा हो जाएगा, AB रुधिर समूह हो जाएगा। तो AB रुधिर समूह हो सकता है। दूसरी संभावनाएं कौन सी बन सकती है, ये बन सकती है कि IA और I0, यानी इसमें रुधिर समूह कौन सा हो जाएगा, तो आपको देखना A रुधिर समूह। तो दूसरी संभावना कौन सी, A रुधिर समूह बन सकता है। तीसरी संभावना यहाँ से ध्यान दें तो आप कौन सा ध्यान देंगे, IB I0, यानी इसमें कौन सा रुधिर समूह हो सकता है, B रुधिर समूह हो सकता है। इसी प्रकार से आप यहाँ ध्यान देंगे तो I0 यानी कौन सा रुधिर समूह होगा, O रुधिर समूह होता है, तो O रुधिर समूह होगा। तो इस प्रकार से हमें चारों प्रकार के रुधिर समूह मिल सकते हैं। यानी आप ध्यान देंगे यदि माता का रुधिर समूह A, पिता का रुधिर समूह B है तो इसमें कौन से रुधिर समूह हो सकते हैं, तो चारों प्रकार के रुधिर समूह हो सकते हैं। AB भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और O भी हो सकता है। मैं एक और सवाल आपसे करवाता हूं कि यदि माता का रुधिर समूह है वह आपको ध्यान रखना है
माता का रुधिर समूह बी है, माता का रुधिर समूह बी है, और पिता का रुधिर समूह है वो ए बी है। पिता का रुधिर समूह कौन सा है? ए बी है। पिता का रुधिर समूह कौन सा हो जाएगा? ए बी होता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में क्या होगा, ध्यान दें, इसके अंदर बी है, मतलब जीन प्रारूप क्या होगा? आई बी और आई जीरो, अधिकतम यही हो सकता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कौन से होंगे, तो आप क्या ध्यान देंगे, यहाँ पर आई बी ए और आई बी यही होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट संतान बनेगी, उसमें क्या होगा, यहाँ से गैमेट बन जाएंगे, गैमेट फॉर्मेशन होगा आई बी आई जीरो, यहाँ से गैमेट फॉर्मेशन हो जाएगा आई ए आई बी, ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, ये एक रुधिर समूह ये हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए दूसरा रुधिर समूह, इसमें कौन सी संभावना हो सकती है? ये हो सकती है आई ए आई बी, यानी ये हो सकता है। तीसरी संभावना कौन सी हो सकती है? आई ए आई जीरो। चौथी संभावना कौन सी हो सकती है? आई बी आई जीरो। तो इस प्रकार से इसमें रुधिर समूह कौन सा हो सकता है? ए हो सकता है, ए हो सकता है, या कौन सा हो सकता है? ए बी हो सकता है, या आपको ध्यान रखना ए हो सकता है, या कौन सा हो सकता है? बी हो सकता है। तो कौन सा रुधिर समूह नहीं होगा? इस प्रकार की परिस्थिति में कौन सा रुधिर समूह नहीं होगा? ओ नहीं होगा। तो इस प्रकार की परिस्थिति में ओ रुधिर समूह नहीं होगा। तो ऐसे सवाल आपको अटेंड करके और याद कर सकते हैं कि माता में रुधिर समूह कौन सा होगा, पिता में रुधिर समूह इस प्रकार का है, तो संतान में कौन सा रुधिर समूह नहीं हो सकता या कौन सा रुधिर समूह होता है। तो इस प्रकार के सवालों को हमें ध्यान में रखना है। तो ये था किसके बारे में? रुधिर समूह की वंशागति। यानी बर्नस्टीन ने 1924 में बताया कि रुधिर वर्गों की वंशागति मेंडल के नियमानुसार होती है। इनके अनुसार रुधिर वर्गों का निर्धारण होता है वो एक जीन आई जीन के द्वारा होता है, यह एक बहुविकल्पी जीन से जिसके 3 विकल्प होते हैं, आई ए आई बी और आई जीरो। इसमें से आई ए एवं आई बी होते हैं वह समान रूप से प्रभावी होते हैं, तथा आई जीरो होता है वह इन दोनों से अप्रभावी होता है। फिर उसके बाद रुधिर वर्ग एक ए में एंटीजन ए होता है, उस एंटीजन ए नामक ग्लाइकोप्रोटीन के विकास के लिए आई ए जीन की आवश्यकता होती है। आई ए जीन होगा वो प्रभावी है, इसलिए ये दोनों प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकता है, यानी समयुग्मजी या विषमयुग्मजी। इसी प्रकार से बी और इसी प्रकार से आपको तीसरा ध्यान रखना है आई जीरो जीन, ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आप वंशागति निकाल सकते हैं। तो ये तो हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? रुधिर समूह की वंशागति किस प्रकार से होती है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो रुधिर समूह की वंशागति होती है उस वंशागति संबंधित कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, उन सभी सवालों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान दें, मैं 8-10 सवाल आपको लिखूंगा, वो आप खुद को अटेंड करने हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं एक सारणी बना देता हूं और उस सारणी से आपको उस सारे सवालों के जवाब देने हैं। तो इसलिए ध्यान दें, ये आपके लिए सवाल होंगे, होमवर्क होगा। ध्यान दें कौन कौन से रुधिर समूह की संभावनाएं हो सकती हैं। देखो ध्यान दें, पहला आपको कौन सा ध्यान रखना है? रुधिर समूह। और रुधिर समूह में आप ध्यान देंगे तो माता में कौन सा होता है? पिता में। तो माता एवं पिता में रुधिर समूह, माता एवं पिता में रुधिर समूह, ये इस प्रकार से आप जो है चार्ट नोट कर लें। और उसके बाद में लिखें संतानों में संभावित रुधिर समूह, संभावित रुधिर समूह। संतानों में कौन कौन सा संभावित रुधिर समूह हो सकता है, तो ये हमें ध्यान रखना है इस प्रकार से। अब माता और पिता में आप देखेंगे तो मैं एक साइड माता लिख देता हूँ, एक साइड पिता लिख देता हूँ, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ मैंने माता लिख दिया, यहाँ मैंने पिता लिख दिया, ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब संभावित रुधिर समूह आपको निकालने हैं। पहला मैं यहाँ आपको सवाल दे रहा हूँ, माता का रुधिर समूह ओ, पिता का रुधिर समूह भी ओ, तो इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर संतान में कौन सा रुधिर समूह होगा? तो यहाँ पर कौन सा होगा? कोई एंटीजन आ ही नहीं रहा है, एंटीजन ही होगा तो अन्य कोई रुधिर समूह उत्पन्न नहीं होगा, कौन सा रुधिर समूह होगा? ओ ही होगा। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना, वाक्य वाले सारे आपको करने। दूसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, माता में रुधिर समूह ओ, पिता में रुधिर समूह ए। ठीक है, तीसरा सवाल लिख रहा हूँ, माता में रुधिर समूह ओ और पिता में रुधिर समूह है वो बी है। चौथा सवाल मैं आपको लिख रहा हूँ, माता में रुधिर समूह है वह ओ है और पिता में रुधिर समूह है वह ए बी है। क्लियर हो गया? तो ये हमें ध्यान रखना है। पांचवा सवाल यहाँ मैं लिख रहा हूँ, माता में रुधिर समूह ए है और पिता में भी रुधिर समूह कौन सा है? ए है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में संतानों में कौन सा रुधिर समूह होगा?
छठा सवाल लेकर आऊं, माता में रुधिर समूह ए है, पिता में रुधिर समूह कौन सा बी है, तो संतान में कौन सा रुधिर समूह होगा। सातवां सवाल आपके लिए लिख रहा हूं कि माता में रुधिर समूह ए है जबकि पिता में रुधिर समूह है वो कौन सा है, ए बी है, तो ये कौन से संतान में कौन सा रुधिर समूह होगा। अगला ध्यान दें, आपके लिए सवाल लिख रहा हूं कि माता के अंदर रुधिर समूह है वो बी है और अगर पिता के अंदर भी रुधिर समूह बी है तो संतानों में कौन सा रुधिर समूह होगा। अगला ध्यान दीजिए सवाल, तो आपको ध्यान रखना है कि माता के अंदर रुधिर समूह है वो बी है और पिता के अंदर रुधिर समूह है वो मैंने लिख दिया है ए बी है, तो संतान में कौन सा रुधिर समूह हो सकता है। और 10वां सवाल आपको लिख रहा हूं कि माता के अंदर भी रुधिर समूह कौन सा ए बी है और पिता के अंदर भी रुधिर समूह कौन सा ए बी है, तो संतान में कौन सा रुधिर समूह हो सकता है। तो ये आपको 10 सवाल है, इन 10 सवालों के आपको अध्ययन करना है। एक और मैं करवा देता हूं, जैसे माता का रुधिर समूह ए बी और पिता का रुधिर समूह भी ए बी है, तो इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर जो संतान होगी उसके अंदर कौन कौन सा रुधिर समूह हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है या कौन सा हो सकता है, ए बी हो सकता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, निकाल के बता सकते हैं। ध्यान दें, ये माता का रुधिर समूह है और ये आपको ध्यान रखना है पिता का रुधिर समूह कौन सा, ए बी, ये भी कौन सा ए बी, यहाँ से गैमेट बनेंगे तो कौन से, आई ए आई बी। इसी प्रकार से यहाँ गैमेट बनेंगे आई ए और आई बी। क्लियर हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए कौन सा रुधिर समूह होगा, ए रुधिर समूह। कौन सा रुधिर समूह होगा, ए बी रुधिर समूह होगा। यहां से देखिए कौन सा रुधिर समूह होगा, आई ए आई बी, तो ए बी रुधिर समूह होगा। और यहां से ध्यान दीजिए रुधिर समूह कौन सा होगा, आई बी बी होगा। तो बी हो सकता है, ए बी हो सकता है या ए बी हो सकता है या कौन सा, ए हो सकता है। तो इस प्रकार से ये रुधिर समूह हो सकते हैं। तो ये सारे रुधिर समूह निकाल करके आपको इस जो चार्ट है इस चार्ट को आपको खुद को पूरा करना है। क्लियर है। तो ये इस प्रकार से हमें 10 सवाल अटेंड कर लोगे तो उसके बाद में रुधिर समूह का कोई भी सवाल आपका बाहर नहीं छूटेगा। क्लियर है। तो यहां तक हम कंप्लीट करते हैं। अब हम देखेंगे अगला आरएस तंत्र के बारे में। सेकेंड रुधिर समूह हम देखेंगे और सेकेंड रुधिर समूह कौन सा है, तो आरएस तंत्र के बारे में। तो सेकेंड रुधिर समूह हमें ध्यान रखना है कौन सा, आरएस तंत्र। देखो आरएस तंत्र है या आरएस सिस्टम है, इसकी खोज किसने की थी, तो आप ध्यान देंगे आरएस तंत्र की खोज है वह कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर ने की थी। मैंने पहले भी बता चुका आपको, कार्ल लैंडस्टीनर एवं आपको ध्यान रखना है वीनर है, उसने रिसर्च बंदर में इसकी सबसे पहले खोज की थी। तो वीनर ने 1840 में, और इन्होंने खोज किस में की थी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, रिसर्च बंदर में की थी। तो रिसर्च बंदर में इन्होंने इसको खोज की थी, आरएस तंत्र की खोज की थी, ये हमें ध्यान रखना है। तो आरएस तंत्र की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर ने की थी। अब ध्यान दीजिए आरएस तंत्र होता है, इस आरएस तंत्र के बारे में आप देखेंगे कि आरएस तंत्र होगा, इस तंत्र के अनुसार व्यक्तियों में अगर आरबीसी है उस आरबीसी की सतह पर आरएस एंटीजन उपस्थित होता है। जैसे आरबीसी है और इस आरबीसी की सतह पर आरबीसी होगा, उसकी सतह पर आरएस एंटीजन उपस्थित है, तो आरएस एंटीजन उपस्थित होगा, आरएस एंटीजन उपस्थित होता है, यदि प्रेजेंट होता है तो उसे व्यक्ति को हम आरएस पॉजिटिव कहा जाता है। क्या कहेंगे, आरएस पॉजिटिव कहेंगे। जिसमें आरएस एंटीजन होता है वह उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, आरएस पॉजिटिव कहा जाता है। और जिन व्यक्तियों में आरबीसी की सतह पर आरएस एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, आरएस एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, तो इस प्रकार के व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे, आरएस नेगेटिव कहा जाता है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को आरएस नेगेटिव कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि जिन व्यक्तियों में आरबीसी की सतह पर आरएस एंटीजन उपस्थित होता है उन्हें आरएस पॉजिटिव कहेंगे, और जिन व्यक्तियों में आरबीसी की सतह पर आरएस एंटीजन अनुपस्थित होता है उसे हम आरएस नेगेटिव कहते हैं। ध्यान दीजिए भारत में 93% लोग हैं वह कैसे आरएस पॉजिटिव है, जबकि केवल 7% लोग हैं वो किस प्रकार के हैं, तो आप ध्यान देंगे 7% लोग हैं वो आरएस नेगेटिव है। तो भारत में 93% लोग किस प्रकार के आरएस पॉजिटिव है, जबकि 7% लोग हैं वह किस प्रकार के आरएस नेगेटिव होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, आरएस के बारे में। अब ध्यान दें आरएस एक आपको ध्यान रखना, आरएस
पॉजिटिव व्यक्ति है, RS पॉजिटिव व्यक्ति है। क्लियर हो गया, ये एक व्यक्ति RS पॉजिटिव है। और ये आप ध्यान देंगे एक व्यक्ति RS नेगेटिव है। किस प्रकार का? RS नेगेटिव है। तो मैं ब्लड डोनेशन कैसे कर सकता हूं, ध्यान दीजिए। तो RS जो पॉजिटिव व्यक्ति है, उस RS पॉजिटिव व्यक्ति को इसमें आप देखेंगे तो एंटीजन कौन सा उपस्थित होता है, तो आप ध्यान देंगे इसमें जो एंटीजन उपस्थित होता है वह कौन सा एंटीजन उपस्थित होगा। देखिए ध्यान दें, RS पॉजिटिव है मतलब इसमें RS एंटीजन उपस्थित होता है, यानी RS एंटीजन होगा वह उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। जबकि इसके जो RBC की सतह है उस पर एंटीबॉडी यानी एंटीबॉडी होगी वह एब्सेंट होगी। वैसे प्राकृतिक रूप से RS एंटीजन के विरुद्ध प्लाज्मा के अंदर एंटीजन उपस्थित नहीं होती हैं, प्राकृतिक रूप से कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती हैं। तो प्लाज्मा में प्राकृतिक रूप से कोई एंटीबॉडी है वह उपस्थित नहीं होती है। परंतु आप ध्यान देंगे अब इस व्यक्ति को मैं कौन कौन सी रुधिर दे सकता हूं। यदि मैं इस व्यक्ति को RS पॉजिटिव रुधिर देता हूं तो RS पॉजिटिव रुधिर देने पर ये रुधिर दे सकता हूं मैं RS पॉजिटिव, क्योंकि RS पॉजिटिव इसके पास भी है और इसके पास भी एंटीजन RS पॉजिटिव उपस्थित है। एंटीबॉडी यहाँ भी उपस्थित नहीं है, कोई एंटीबॉडी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। एंटीजन कौन सा उपस्थित है इनके पास? RS एंटीजन उपस्थित है, तो रुधिर दे सकता हूँ, कोई एंटीबॉडी नहीं है। क्लियर है, तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा मैं यहाँ रुधिर दे रहा हूँ वो कौन सा? RS नेगेटिव रुधिर दे रहा हूँ और RS नेगेटिव रुधिर है वो दूंगा तो दे सकता हूँ क्या RS नेगेटिव रुधिर। RS नेगेटिव में कोई एंटीजन है क्या? नहीं है, यहाँ पर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होता है और एंटीबॉडी भी कोई उपस्थित नहीं है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन कोई उपस्थित नहीं है तो मैं इसको भी ये रुधिर भी प्रदान कर सकता हूँ। तो RS पॉजिटिव व्यक्ति होगा, उस RS पॉजिटिव व्यक्ति को RS नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों प्रकार के रुधिर दिए जा सकते हैं। RS पॉजिटिव व्यक्ति होगा उसको RS नेगेटिव रुधिर भी दिया जा सकता है और RS पॉजिटिव रुधिर भी दिया जा सकता है। अब ध्यान दीजिए ये सेकंड स्थिति है। अगर व्यक्ति है वो किस प्रकार का? RS नेगेटिव है तो उसको मैं RS नेगेटिव रुधिर दूंगा। तो RS नेगेटिव रुधिर दे सकता हूं, इसमें RS नेगेटिव है मतलब इसमें कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं है और इसके आपको ध्यान रखना है RBC पर कोई एंटीजन भी उपस्थित नहीं है। क्लियर है, यहाँ भी आप ध्यान देंगे RS नेगेटिव है तो RS नेगेटिव होगा उसमें कोई एंटीजन उपस्थित होगा क्या? नहीं उपस्थित होगा। और यहाँ पर कोई एंटीबॉडी भी उपस्थित होगी क्या? नहीं उपस्थित होगी। तो इस प्रकार की परिस्थिति में यह रुधिर मैं दे सकता हूँ क्योंकि इसके विरुद्ध कोई एंटीजन नहीं उपस्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं है, कोई रिएक्शन होने की संभावनाएं नहीं है, तो इस प्रकार से रुधिर दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकेंड परिस्थिति यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ में व्यक्ति है वो RS पॉजिटिव व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति? RS पॉजिटिव व्यक्ति का, ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट है। RS पॉजिटिव व्यक्ति का रुधिर दे रहा हूं तो इसके अंदर एंटीजन कौन सा उपस्थित होगा? RS एंटीजन उपस्थित होता है। क्लियर हो गया। परंतु आप ध्यान देंगे यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी उपस्थित होती है? कोई एंटीबॉडी होती है क्या? नहीं होती है। तो एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होगी यानी एंटीबॉडी अनुपस्थित होती हैं। तो एंटीबॉडी तो नहीं होगी पर इसमें क्या उपस्थित होता है? एंटीजन उपस्थित होता है। अब इस एंटीजन युक्त रुधिर को मैं किस में प्रवेश कराऊंगा? RS नेगेटिव व्यक्ति में प्रवेश कराऊंगा। RS नेगेटिव व्यक्ति में प्राकृतिक रूप से कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है प्लाज्मा में, फिर भी आप ध्यान देंगे जैसे ही मैं RS एंटीजन युक्त रुधिर को प्रवेश कराऊंगा तो RS जो पॉजिटिव है RS पॉजिटिव प्रतिजन होगा, यह RS प्रतिजन होगा, RS प्रतिजन या एंटीजन होता है, यह RS एंटीजन किस में प्रवेश करेगा? इस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेगा। जैसे ही RS एंटीजन इस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेगा तो इसका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा। हमारे शरीर में कोई भी बाहर का एंटीजन आकर के प्रवेश करता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है, यानी आप ध्यान देंगे या इम्यून सिस्टम होगा वह इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। इस RS नेगेटिव व्यक्ति का, RS जो नेगेटिव व्यक्ति है उस RS नेगेटिव व्यक्ति का इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? एक्टिवेटेड हो जाएगा इम्यून सिस्टम, और इसका प्रतिरक्षा तंत्र होगा वह सक्रिय होकर के और इसके विरुद्ध क्या बनाएगा? तो आपको ध्यान रखना है RS एंटीजन के विरुद्ध किसका निर्माण करेगा? एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। ध्यान दीजिए RS जो एंटीजन है उस RS एंटीजन के विरुद्ध किसका निर्माण करेगा? एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। RS पॉजिटिव RS नेगेटिव रुधिर समूह होगा उसमें RS RS एंटीबॉडी का निर्माण होगा। RS एंटीबॉडी का इसमें क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। RS एंटीबॉडी इसमें निर्मित हो जाएगी।
अब एंटी आरएस एंटीबॉडी निर्मित होने के फलस्वरूप ये एंटीबॉडी इसका क्या करेगी, विरोध करेगी, और जिसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है जो है वह रुधिर आरबीसी नष्ट हो जाएगी, और आरबीसी नष्ट होने के कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आरएस एंटीबॉडी होती है वह प्राकृतिक रूप से उपस्थित नहीं होती हैं, परंतु जब इसमें आरएस एंटीजन आरएस नेगेटिव रुधिर वाले व्यक्ति में प्रवेश करता है तो उस प्रकार की परिस्थिति के अंदर क्या होगा, इसके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम आइसो इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आइसो इम्यूनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसो इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। यानी इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी होती है, दोनों एक ही प्रजाति की होती हैं, तो इस कारण से इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आइसो इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है। ये परिभाषा भी आपको पूछी जा सकती है, आइसो इम्यूनाइजेशन किसे कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे, जब आरएस नेगेटिव व्यक्ति को बार बार आरएस पॉजिटिव रुधिर दिया जाता है, बार बार आरएस पॉजिटिव रुधिर दिया जाता है, तो इस आरएस नेगेटिव व्यक्ति में आरएस प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा तंत्र के फलस्वरूप आरएस एंटीजन के विरुद्ध आरएस एंटीबॉडी का निर्माण, एंटी आरएस एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा, और जिसे आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में एंटीजन व एंटीबॉडी दोनों एक ही प्रजाति के होते हैं, इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं, आइसो इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, किसके बारे में, आइसो इम्यूनाइजेशन के बारे में हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में देखिए, अगला हमें ध्यान रखना है कि इससे संबंधित एक रोग होता है जो कि गर्भधारण के समय परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। उस रोग को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिलिस कहा जाता है। तो अगला रोग हमें एक ध्यान रखना है, और वो कौन सा ध्यान रखना है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिलिस रोग ध्यान रखना है। यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिलिस रोग होता है वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है। एक रोग उत्पन्न होता है जिससे हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोग। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिलिस रोग हो, ये हमें ध्यान रखना है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिलिस रोग होता है वो किस प्रकार से होता है, उस बारे में हमें डिटेल से ध्यान रखना है। यदि आप ध्यान देंगे कि जो आरएस पॉजिटिव व्यक्ति है और आरएस नेगेटिव स्त्री से विवाह हो जाता है, यानी यहाँ पर माता है या स्त्री है वह किस प्रकार की है, आरएस नेगेटिव है, आरएस नेगेटिव है, और पिता है वो किस प्रकार का है, आरएस पॉजिटिव है, पिता आरएस पॉजिटिव है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में ध्यान दीजिए, पिता आरएस पॉजिटिव है जबकि माता कैसी, आरएस नेगेटिव है। इस परिस्थिति में आप देखेंगे तो क्या होगा, जब यह संतान गर्भ धारण करते हैं, यह जो संतान उत्पन्न करेंगे यह दंपति, तो इस दंपति में संतान उत्पन्न करने पर दो परिस्थिति हो सकती है। एक परिस्थिति हो सकती है कि जो संतान होगी, फर्स्ट जो चाइल्ड होता है, फर्स्ट चाइल्ड होगा, वह चाइल्ड किस प्रकार का हो सकता है, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट प्रकार का चाइल्ड होता है वह पॉजिटिव हो सकता है, आरएस या आरएस नेगेटिव हो सकता है। तो ये आरएस नेगेटिव होगा, तो इस प्रकार की परिस्थिति में ये जो चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, तो आपको जिनका सेफ होता है, कोई इसको आपको जिनका रिस्क नहीं होती है, क्योंकि आरएस नेगेटिव है, और इस आरएस नेगेटिव में आप ध्यान देंगे कोई एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं होगी, तो ये जो होगी वह संतान किस प्रकार की होगी, सेफ होगी। अब ध्यान दीजिए, दूसरी परिस्थिति इसमें हो सकती है कि ये संतान होती है वो आरएस कैसी हो, पॉजिटिव हो, किस प्रकार की हो, आरएस पॉजिटिव हो। तो फर्स्ट चाइल्ड आरएस पॉजिटिव होगी तो भी कैसी होगी, सेफ होगी, इसको कोई आपको जानना है रिस्क नहीं होगी। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की परिस्थितियों में आरएस पॉजिटिव और आरएस नेगेटिव होगा, उन दोनों प्रकार की परिस्थितियों में फर्स्ट जो चाइल्ड होता है वह फर्स्ट चाइल्ड कैसा होगा, सामान्य प्रकार का होता है। तो फर्स्ट चाइल्ड सामान्य प्रकार का होगा। अब ये सामान्य प्रकार का जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, इसका जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के समय ध्यान दीजिए, डिलीवरी के समय यह जो आरएस जो पॉजिटिव रुधिर समूह वाला जो बच्चा है उस संतान से जो आरएस जब
ब्लीडिंग होती है या उस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, उसमें RS जो पॉजिटिव व्यक्ति से जो एंटीजन होगा वह एंटीजन किस में प्रवेश करेगा, संतान से एंटीजन है वो माता के रुधिर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, माता के रुधिर में प्रवेश कर जाता है। देखिए माता के ये रुधिर में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। और माता के रुधिर में ये प्रवेश करने के फलस्वरूप जो माता के रुधिर में anti-RS एंटीजन का निर्माण हो जाएगा, anti-RS एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से anti-RS एंटीबॉडी का निर्माण इस माता में हो जाएगा। ध्यान दीजिए इस माता में किसका निर्माण हो जाएगा, अब फर्स्ट संतान हुई उस समय क्या हो गया, इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो गई, उसमें माता के रुधिर में एंटीजन के प्रवेश करने के कारण से इसकी प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी निर्मित हो जाएगी जो कि RS एंटीजन के विरुद्ध कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से anti-RS एंटीबॉडी का इसमें निर्माण हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दें कि यही जो दंपति है वह दोबारी बार अगर संतति उत्पन्न करती हैं तो उस प्रकार की परिस्थिति में ध्यान दीजिए क्या होगा, तो आपको ध्यान का दो प्रकार की परिस्थितियां सेम हो सकती है, यानी यह परिस्थिति होगी इसमें RS नेगेटिव हो सकती है सेकंड संतान, अगर सेकंड चाइल्ड होगा वह सेकंड चाइल्ड किस प्रकार का हो, RS नेगेटिव प्रकार का हो, तो इस प्रकार की परिस्थिति में ये जो चाइल्ड होगा संतान होगी वो किस प्रकार की होगी, सेफ होगी, इसको कोई रिस्क नहीं होगा क्योंकि RS नेगेटिव है, इसमें कोई एंटीजन उपस्थित है ही नहीं, एंटीजन उपस्थित नहीं होगा तो एंटीबॉडी भले ही उपस्थित होने पर इस संतान को कोई प्रभाव नहीं होगा, इस संतान पर कोई प्रभाव नहीं होगा, नो रिस्क, कोई संतान ये है वो सेफ होगी, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो यह जो दंपति है ये दूसरी बार भी अगर RS पॉजिटिव, दूसरी बार भी यदि RS पॉजिटिव है, वह पॉजिटिव संतान का गर्भ धारण करती हैं, संतान होती है या उसका गर्भ धारण करती है, तो उस प्रकार की परिस्थिति में ध्यान दीजिए RS एंटीजन के विरुद्ध पहले से क्या बनी हुई है इस माता में, तो आपको देखना है एंटीबॉडी बनी हुई है। यह एंटीबॉडी होती है वह IgG प्रकार की, आपको देखना है प्रतिरक्षी पर उपस्थित होती है और IgG प्रकार की प्रतिरक्षी होने के कारण से यह प्लेसेंटा को पार करके परिवर्तनशील भ्रूण तक पहुंच जाती है। यानी प्लेसेंटा से कहां तक पहुंच जाती है, प्लेसेंटा से परिवर्तनशील भ्रूण तक पहुंच जाती हैं। कहां पर पहुंच जाएगी, परिवर्धनशील भ्रूण तक पहुंच जाएगी और परिवर्धनशील भ्रूण तक पहुंचने के फलस्वरूप इस भ्रूण में RBC का लयन हो जाएगा। RBC का क्या हो जाएगा, लयन हो जाएगा, जिसके कारण से भ्रूणीय अवस्था में ही इस संतान की डेथ हो सकती है या फिर आप ध्यान देंगे इस संतान में एनीमिया रोग हो सकता है और जो जन्म के तुरंत पश्चात इनकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इस प्रकार की संतान को एक ही परिस्थिति में बचाया जा सकता है कि उसका जो ब्लड है वो संपूर्ण ब्लड ट्रांसफर करके और इसको बचाया जा सकता है। तो यह इस प्रकार का रोग होगा उसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिलिस रोग कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि यदि RS पॉजिटिव व्यक्ति का विवाह RS नेगेटिव स्त्री से हो जाता है और यह स्त्री होती है यह RS पॉजिटिव गर्भ धारण करती है, तो गर्भ धारण करने पर प्रथम संतान होगी सामान्य प्रकार की उत्पन्न होती है, परंतु प्रथम संतान होगी उसकी डिलीवरी के समय संतान से जो एंटीजन होंगे वो एंटीजन माता के रुधिर में चले जाते हैं और यह एंटीजन होंगे वो माता के रुधिर में प्लाज्मा के अंदर anti-RS एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है। अब उसके बाद यही आप दंपति है वो दूसरी बार संतान उत्पन्न करती हैं, तो उस प्रकार की परिवर्तनशील भ्रूण के पास पहुंचने के फलस्वरूप इस जो RBC है उसका क्या हो जाएगा, लयन हो जाता है और जिससे उस संतान की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है या फिर उसमें एनीमिया हो जाता है। तो इस प्रकार से रक्त की अत्यधिक कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। इस संतान को आप ध्यान देंगे कि अगला हम देखेंगे कि इस प्रकार की परिस्थिति में हम क्या करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार की जो परिस्थिति होगी उसमें जो प्रथम प्रसव होता है उस प्रथम प्रसव के 72 घंटे पूर्व, प्रथम प्रसव के 72 घंटे पूर्व हम क्या करते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शन या जिसे हम क्या कहेंगे, इंट्रावेनस इंजेक्शन रोगम। तो इस प्रकार से रोगम का इंजेक्शन दिया जाता है और ये इंट्रावेनस जो रोगम इंजेक्शन होता है ये इंजेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें anti-RS एंटीबॉडी होती हैं। क्या होती हैं, anti-RS एंटीबॉडी होती हैं। तो आप ध्यान देंगे कि anti-RS एंटीबॉडी क्यों दे रहे हैं। आप देखिए वैसे तो हम देख रहे हैं कि ये रोग होता है वही किसी कारण से होता है, एंटीबॉडी RS एंटीबॉडी के कारण से ही हो रहा है और हम क्या दे रहे हैं, RS एंटीबॉडी दे रहे हैं। कब दे रहे हैं, जब प्रसव से 72 घंटे पूर्व। तो 72 से जो 72 घंटे पूर्व दे रहे, इसका कारण क्या है,
तो आप ध्यान देंगे कि इस प्रकार की हम एंटीजन जब प्रथम प्रसव होगा उस समय देते हैं, उस समय से पूर्व देते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश कर जाएगी और माता के प्लाज्मा में एंटीबॉडी उपस्थित होने के कारण से जो एंटीजन आएगा वो एंटीजन पहले ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जिसके कारण से इस प्रकार की एंटीबॉडी प्लाज्मा में विकसित नहीं हो पाएगी और नहीं विकसित होने के कारण से जो अगली बार संतान होगी वो भी किस प्रकार की उत्पन्न होती, सुरक्षित प्रकार की या आप ध्यान देंगे सामान्य प्रकार की संतान हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रथम प्रसव के 72 घंटे पूर्व इंट्रावेनस इंजेक्शन या रोगम इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें एंटी-आरएस एंटीबॉडी उपस्थित होती है, जो कि जो प्रथम संतान उत्पन्न उस दौरान जो एंटीजन आता है उस एंटीजन को नष्ट कर देगी, जिसके कारण से इस प्रकार की एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं होगी, जिसके कारण से द्वितीय प्रकार की संतान यदि पॉजिटिव होती है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यह था वो रोग, कौन सा था, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस रोग। इस प्रकार से हमारा जो रुधिर समूह है वो दोनों प्रकार के रुधिर समूह एबीओ तंत्र और आरएस तंत्र है वो कंप्लीट हो गया, और उस बारे में आपको सवाल भी मैंने दिए हैं, वो भी आपको अच्छे से करने हैं। थैंक यू।